नेपाल की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाले बड़े बदलाव के बीच पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने पर सहमति बन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज ही इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल के साथ कार्की की इस मुद्दे पर बात हो चुकी है। 73 साल की कार्की को जेनजी प्रदर्शनकारियों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, जो डिस्कॉर्ड चैनल्स और सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अंतरिम पीएम बनने पर कार्की का मुख्य काम चुनाव कराना और सिस्टम में भ्रष्टाचार रोधी सुधार लाना होगा। आपको बता दें कि केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए कुलमान घिसिंग, जो कि पूर्व नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रमुख रहे हैं, बालेन शाह जो कि काठमांडू के मेयर हैं और दुर्गा प्रसाई जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन सभी के नाम चर्चाओं में थे। लेकिन अब सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे है। इसके पीछे कई ठोस कारण हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कारण है सुप्रीम कोर्ट की वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं, इसलिए सिस्टम की उन्हें गहरी समझ है। कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही, यानी 2016 में उन्हें नियुक्त किया गया था। मीडिया में चर्चित अन्य नामों जैसे कि घिसिंग या शाह के मुकाबले कोई इतने बड़े पद पर नहीं रहा। उन्हें सत्ता और सिस्टम की बारीकियां पता हैं। मुख्य न्यायाधीश रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार पर कड़ी टिप्पणियां की और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई। हालांकि आलोचक कहते हैं कि उनका प्रशासनिक अनुभव सीमित है, लेकिन जेनजी उन्हें निष्पक्ष मानते हैं। दूसरा मुख्य कारण है भारत से मजबूत रिश्ता, और हम जानते हैं कि नेपाल की पॉलिटिक्स में पड़ोसी देश का अहम रोल रहता है। कार्की का भारत से गहरा जुड़ाव है। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है। उनके नाम पर चर्चा शुरू होते ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर धन्यवाद दिया। नेपाल भारत का करीबी पड़ोसी है और काठमांडू की राजनीति में दिल्ली का प्रभाव हमेशा रहा है। प्रदर्शनों के बीच भारत ने सीमा पर सतर्कता बढ़ाई और भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद की। कार्की का चयन भारत नेपाल संबंधों को स्थिर रखने में मददगार साबित हो सकता है। कार्की का किसी राजनीतिक दल से कोई पुराना बैर नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुलमान घिसिंग का केपी शर्मा ओली और बालेन शाह का नेपाली कांग्रेस से झगड़ा रहा है। अगर इनमें से किसी को चुना जाता तो वे संविधान का हवाला देकर विवाद खड़ा कर सकते थे। राष्ट्रपति और सेना ने बीच का रास्ता चुना, यानी एक निष्पक्ष चेहरा जो सभी पक्षों को स्वीकार्य हो। जेनजी समूह ने डिस्कॉर्ड पोल के जरिए कार्की को चुना, जो दिखाता है उनकी लोकप्रियता कितनी है। इसके अलावा एक मुख्य कारण संवैधानिक संकट से बचाव का भी हो सकता है, क्योंकि नेपाल के संविधान में आंतरिक पीएम का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ऐसे में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चुनौती का सामना कर सकता था। राष्ट्रपति पौडेल ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश को ही चुनकर संवैधानिक संकट टालने की कोशिश की है। कार्की की नियुक्ति को न्यूट्रल इंटरिम गवर्नमेंट कहा जा रहा है, जो 6 महीने में नए चुनाव कराएगी। सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर से फिर से शुरू होगा, जो इस प्रक्रिया पर नजर रखेगा। आपको बता दें कि नेपाल में विरोध प्रदर्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ जेनजी की अगुवाई में हुए, जिनमें अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक 34 से ज्यादा मौतें हुई हैं और 1300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ओली का इस्तीफा 9 सितंबर को आया, जब सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हिंसा भड़क गई। ओली के फरार होने की अफवाहें हैं, लेकिन राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। काठमांडू में अब शांति लौट रही है। प्रदर्शनकारी खुद शहर की सफाई कर रहे हैं। जेनजी की ये ताकत नेपाल की राजनीति में नया दौर ला सकती है, जहां भ्रष्टाचार पर सख्ती और युवाओं की भागीदारी मुख्य होगी। अगर कार्की शपथ लेती हैं, तो ये नेपाल के लिए बड़ा ऐतिहासिक मोड़ होगा। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।